भारतीय राजाओं को पत्र लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ वो आगाह भी करता है, लेकिन भारतीय राजा अंग्रेजों को बस एक मच्छर मानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। परिणाम इसका ये निकलता है कि जैसे जैसे ये भारतीय राजा कमजोर पड़ते हैं, अंग्रेज इन पर हावी होना शुरू करते हैं और इन राजाओं की स्थिति गुलामों जैसी हो जाती है और ये लोग टीपू की बात पर ध्यान देकर के एक नहीं हो पाते। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है टीपू सुल्तान। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैकोबियन क्लब बना था, ये अपने राज्य में भी जैकोबियन क्लब बनवाता है, खुद भी जैकोबियन क्लब का मेंबर बनता है। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में मैसूर और फ्रांस के मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 नारे हैं। तो मैसूर और फ्रांस की मित्रता के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है और खुद को टीपू फ्रांसीसी प्रभाव में सिटीजन टीपू कहता है, नागरिक टीपू कहता है। कई राज्यों के साथ, कई विदेशी शक्तियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, व्यापारिक संबंध, वाणिज्य बोर्ड बनाता है, कॉमर्शियल बोर्ड का गठन करता है ताकि व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया जा सके। कई जगहों पर वाजिदाबाद, मोलिदाबाद, मंगलोर, यहाँ पे डॉकयार्ड बनवाता है जहाँ पे जहाजों का निर्माण और जहाजों की मरम्मत करता तो टीपू सुल्तान बहुत कुछ, लेकिन मैसूर छोटा सा राज्य, इसके संसाधन सीमित है। निश्चित है कि इतना मॉडर्न व्यक्ति अंग्रेजों के आंखों के सामने आ जाता है। परिणाम ये निकलता है कि तीसरा आंधी मैसूर, और इस समय भारत के गवर्नर है, बंगाल के अभी गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है तो वारेन हेस्टिंग्स निजाम और मराठों को तोड़ लेता है और वो अपने साथ मिलाकर के ट्रिपल अलायंस रचता है, त्रिदलीय संगठन बनाता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी, कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है, ये त्रिदलीय संगठन बनाता है जिसमें अंग्रेज हैं, मराठे हैं और निजाम, और टीपू के खिलाफ आक्रमण की शुरुआत कर देता है। टीपू सुल्तान बुरी तरह से पराजित किए जाते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जिसमें 3 करोड़ रुपया जुर्माना भरना पड़ता है, युद्ध का हर्जाना भरना पड़ता है टीपू सुल्तान। उसके 3 पुत्र बंधक बना लिए जाते हैं अंग्रेजों के पास और उसको अपना लगभग आधा राज्य खोना पड़ जाता है टीपू। और इसके बाद कॉर्नवालिस की टिप्पणी होती है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया। मित्र कौन है? निजाम और मराठा। उसको शक्तिशाली नहीं बनाया, लेकिन शत्रु को पंगु जरूर बनाया। तो टीपू की शक्ति थोड़ी सीमित होती है, कुछ समय तक शांति रहती है और फिर एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 में ये भारत आता है। इस समय पूरे यूरोप पर नेपोलियन का खतरा छाया। नेपोलियन के आक्रमण से पूरा यूरोप त्रस्त है। ऐसे में वेलेस्ली की नीति है कि हमें भारतीय राज्यों को इस तरह से घेरना होगा जिससे कोई भी ऐसा राज्य न बचे जो अंग्रेजों पर निर्भर न हो, और वो सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस की नीति है।
लेकिन नेपोलियन के साथ टीपू की मित्रता बढ़ गई और इससे वेलेज़ली शंकित हो गया। उसे लगता है कि टीपू सुल्तान ने अगर नेपोलियन को इंडिया आक्रमण के लिए बुला लिया तो फिर यहाँ से अंग्रेजों का बुनियाद स्तर उठना है। अब समझिए, गवर्नर जनरल बंगाल का लॉर्ड वेलेज़ली अपने साथ सेना लेकर के खुद पहुंचता है श्रीरंगपट्टनम, खुद टीपू के खिलाफ, और शांति का भी मौका नहीं देता है, युद्ध शुरू कर देता है और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए 1799 में टीपू सुल्तान की यही टीपू की कहानी। सफलता मिलती है किसको? वेलेज़ली को। और इसी उपलक्ष्य में वेलेज़ली मार्क्विस की उपाधि पाता है। जहां वेलेज़ली लिखा होगा वहां देखोगे मार्क्विस ऑफ वेलेज़ली। ये मार्क्विस उपाधि सीमा का रक्षक, ये मिलता है किसको? वेलेज़ली, इसी उपलक्ष्य। ठीक है, शुरू करते हैं। आंग्ल मैसूर, या मैसूर लिखिए, मैसूर 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और उसी के अवशेषों पर मैसूर नाम का राज्य स्थापित हुआ। इस समय यहां वोडियार वंश का शासन था। हैदर अली ने इसी वंश के अधीन एक घुड़सवार के रूप में अपने सैनिक जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे वह प्रगति करने लगा। और अंत में मैसूर की सारी शक्ति हैदर के हाथों में केंद्रित हो गई। अगला, हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की भी स्थापना की।
किसके सहयोग से? फ्रांसीसियों के सहयोग से। कहां पर? गिंडीकिट। अगला, आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। (1767 से 1769) अंग्रेजों के आक्रमण के कारण इस युद्ध की शुरुआत हुई जिसमें हैदर ने निजाम और मराठों को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। अंग्रेज पराजित हुए। अंत में दोनों पक्षों के बीच मद्रास की संधि हुई। और दोनों ने अपने जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए। अगला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। (1780 से 84) 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों पर आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। अंग्रेजों को पराजित कर दिया। लेकिन बाद में वे अंग्रेज अधिकारी आयर कूट के द्वारा पराजित भी हुए। आयर कूट नाम सुना है क्या? क्या? कर्नाटक वांडीवास है। वांडीवास की लड़ाई की निर्णायक लड़ाई
जिसमें आयत कूट ने कूट दिया किसको? फ्रांसीसी। सर मेन तो अगर उसका बोल सकते हैं, उसका सफलता का कारण फ्रांस को टूटने का भी ये तो जाना तो था ही, लेकिन आयत कूट भी बहुत बड़ा योजना है। यहाँ इसको कूटा और फिर किसको कूट दिया? हैदर। नहीं, 1760 में कूट दिया फ्रांसीसियों को और यहाँ 82 में कूट दिया किसको? हैदर। और हैदर अली की कुटाई में ही वो बेचारा पस्त और उसकी यही मृत्यु। ठीक है, क्या लिखा था? पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू ने संघर्ष जारी रखा। लेकिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ। और दोनों पक्षों के बीच (1784) में मंगलोर की संधि हुई। (1784) में मंगलोर की संधि हुई। और इसी के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अगले टीपू सुल्तान। (1782) में हैदर की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठे ये शिक्षित एवं योग्य शासक थे। इन्हें अरबी, फारसी, जैसे कई भाषाओं का ज्ञान था। टीपू ने अपने पिता के विपरीत सुल्तान की उपाधि धारण की। अपने नाम के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी अंकित थे।
चित्र भी अंकित थे। टीपू ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य को मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए धन भी दिया। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन भी दिया। टीपू पहला शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था का समावेश किया। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का समावेश किया। अगला, टीपू पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी था। इसी से प्रभावित होकर उसने अपने राज्य में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। और स्वयं भी इसका सदस्य बन गया। अगला, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में ही टीपू खुद को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू कहते थे। अगला, टीपू ने अपने राज्य में, जैसे लिखो, टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मित्रता के प्रतीक के रूप में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। मित्रता के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। अगला, व्यापार में टीपू ने
सक्रिय रुचि ली और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मस्कट, जद्दा और अदर में अपने दूत भेजे और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक वाणिज्य बोर्ड, कॉमर्शियल बोर्ड का गठन भी किया। अगला, टीपू ने एक नौसेना बोर्ड का गठन भी किया। और इसके लिए मंगलोर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में एक डॉकयार्ड गोदीवारा का निर्माण भी करवाया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू ने अरब, काबुल और मॉरिशस जैसे देशों में अपने दूत भी भेजे। अगला, टीपू सुल्तान विज्ञान प्रौद्योगिकी का संरक्षक भी माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत में रॉकेट तकनीक की खोज टीपू ने ही की। उसके द्वारा लिखी गई
उसके द्वारा लिखी गई मिलिट्री मैनुअल इसके द्वारा लिखी गई मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्यवस्था मिलती है। अगला, टीपू के द्वारा मैसूर राज्य में सर्वप्रथम टीपू के द्वारा मैसूर राज्य में ही सबसे पहले रेशम का उत्पादन भी प्रारंभ किया गया। निश्चित है कि जो शासक कितना रिफॉर्म करेगा और अंग्रेज तो उसको शंका की नजर से देखेंगे ही, है? और परिणाम होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा, (1790 से 1792) इस युद्ध का सबसे मुख्य कारण त्रिवंकुर के राजा के द्वारा कोचीन रियासत के कुछ हिस्से को त्रिवंकुर के राजा के द्वारा कोचीन रियासत के कुछ हिस्सों को खरीदने का प्रयास करना था। त्रिवंकुर के राजा के द्वारा कोचीन के कुछ हिस्से को खरीदने का प्रयास करना था। टीपू इन हिस्सों को अपने राज्य के अधीन मानते थे। जबकि अंग्रेज त्रिवंकुर का पक्ष ले रहे थे। अगला, अभी गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। उन्होंने टीपू के खिलाफ मराठा
टीपू के खिलाफ मराठा और निजाम को मिलाकर त्रिदलीय संगठन बनाया। त्रिदलीय संगठन ट्रिपल अलायंस बनाया। युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान पराजित हुए। उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया गया। में दोनों पक्षों के बीच 1792 में दोनों पक्षों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसी संधि के द्वारा अंग्रेजों को मैसूर के कई महत्वपूर्ण हिस्से प्राप्त हो गए। टीपू को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में ₹3 करोड़ देने पड़े। उसके 2 पुत्र भी अंग्रेजों के पास बंधक बना लिए गए। इस प्रकार टीपू को अपना आधा राज्य खोना पड़ा। इस संधि पर कॉर्नवालिस की टिप्पणी भी थी। इस संधि पर कॉर्नवालिस की टिप्पणी भी थी। इन्वर्टेड कोमा में लाएंगे कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया है। पंगु डिसेबल बना दिया है। अगला चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध।
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, बस यही साल 1799। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 में वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। इस समय समस्त यूरोप में नेपोलियन का भय छाया था। आशंका थी कि टीपू नेपोलियन को भारत आमंत्रित कर सकता है। वेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों को सहायता देने का आरोप लगाया। और खुद सेना लेकर श्रीरंगपट्टनम पहुंचा। टीपू के साथ भीषण संघर्ष शुरू हुआ। और श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने मैसूर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर लिया। वोडियार वंश के एक छोटे बच्चे को वोडियार जिसका शासन पहले था, लिखे होता हैदर अली। वोडियार वंश के एक छोटे से बच्चे को मैसूर का शासन सौंप दिया गया। और उस पर सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि थोप दी गई। वेलेस्ली के इसी उपलब्धि के कारण
उसे मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। ये वैसोर की पूरी बात, इसको पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है। पढ़ के देखो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, बात नहीं कीजिए। कुछ छूट गया है, कुछ पूछना है पूछ लो, मिलाना है मिला लो। सर वो मार्क्विस लिखें, उसका क्या होगा? सीमा का संरक्षण, सीमा का रक्षण। सर हैदराबाद जो हमारा पाकिस्तान से हमारा टारगेट का कैंसर, कहीं कैंसर लिखता है, कहीं पे युद्ध में जख्मी होने के बाद मरा ये लिखता है। क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कैसे मरा, उसको पूछने के लिए बहुत बड़ा प्रश्न। जैसे एक रिफिल कर रहे हैं कि एक जगह से एक आदमी से आके हाँ घायल होके मिलता है, कैंसर से मिलता है, मतलब बीमारी से मिलता है। अब इशार आपको क्या लगता है, कैंसर का मिलता है? ये बोरियाल वंश का छोटा बच्चा का जो शासन सौंपा, इसमें क्या नाम है? नाम नहीं मिलता। नाम नहीं। ऐसे हम गौर करेंगे नाम पर। अच्छा प्रश्न, नाम नहीं। अच्छी प्रथम कर्नाटक युग में प्रयोग करती थी। क्या? साइलेशियन युग। साइलेशियन कैसे लिखते हैं? साइलेशियन क्या पूरा पढ़ो ना, क्या से पूरा शब्द क्या है? सर ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युग हुआ था ना, उसी में ये युग हुआ। यूरोप का कुछ होगा मतलब? यूरोप का ही युग। यूरोप का। यस सर। देखो ये जो आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन देख करके कि कहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, इतना ही थोड़े है। अगर सब आपको लिखाते चले तब तो इतना बन जाएगा ये है, फिर कहाँ से प्रश्न पड़ता है? जीएस है ना, इम्पोर्टेंट चीज को क्वेश्चन देख करके हटाना पड़ता है, उसी के हिसाब से फिर से ताकि प्रश्न आपका बनता है। इंटरेस्ट था उनका साइंस टेक्नोलॉजी। रास्ते को नहीं कहाँ को जाता है? हाँ कहाँ मान्यता है रॉकेट मैनुअल में, रॉकेट टेस्टिंग है, टीपू सुल्तान
ठीक है। अब कोई एक्सपर्ट कहेगा कि नहीं टीपू ने वो बनाया, वो विवाद होता है, लेकिन मान्यता है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी जो है इसके विकास में टीपू की बड़ी सर एक चीज, जब संधि और सहायक संधि एक ही चीज है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो डलहौजी की, इसका मतलब होता है जो शक्ति अधिकार देती है वही अधिकार छीनती है। वो हो गया हड़प हड़प डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सहायक में सहायता करेंगे नहीं, सहायक संधि मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ मराठा है, यहाँ यहाँ निजाम है, यहाँ बंगाल है, यहाँ राजस्थान का जिला है, यहाँ अवध, ठीक है। अब सहायक संधि की धारा क्या है? जैसे मैसूर का, मैसूर के लिखे सहायक संधि को मिले, सब क्षेत्र को तो मिला लिया, महत्वपूर्ण क्षेत्र को, तो फिर मैसूर के साथ जो संधि हो तो उसमें कहा जाएगा कि मैसूर जो है वो प्रति वर्ष अंग्रेजों को इतना पैसा देगा और इसके बदले अंग्रेज वहां सेना रखेंगे और मैसूर राज्य की रक्षा करेंगे। ये उस सहायक संधि है। प्रति वर्ष कितना रुपया देना पड़ता? वो राज्य के आकार से लेकर, ठीक है, कितना बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर है हैदराबाद, उससे सहायक संधि के हस्ताक्षर, यहाँ पर है मराठा, इससे सहायक संधि के हस्ताक्षर किया। उसमें क्या होगा? बड़ा राज्य, उसमें क्या होगा कि एक छोटा सा भूभाग जो फर्टाइल हो, जो उपजाऊ हो, वो अंग्रेजों को आप दे दीजिए। अंग्रेज वहां से टैक्स की वसूली करेंगे, सेना रखेंगे, ठीक है, उसी पैसे से और उस राज्य में वो सेना रखेंगे। उसका जो कमांडर होगा वो रेजिडेंट कमिश्नर कहा जाएगा, वो उस राजा के दरबार में बैठेगा और अगर उस राज्य पर कोई हमला करता है तो अंग्रेजी राज्य पर हमला मत करेगा। अब इससे हुआ क्या? भारतीय राजाओं के खर्च पर अंग्रेजों को क्या मिला? एक बड़ी सेना मिल गई। खर्चा कौन दे रहा है? भारतीय राजा। और सेना मिली किसको? अंग्रेज को। क्षेत्र भी दे रहा है, क्षेत्र का चयन अंग्रेज करेगा, कौन सा क्षेत्र वो लेगा, ठीक है। तो उसको इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी मिला जिससे वो सेना कहीं भेज सकता है। अब मान लीजिए ये सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए हुए हैं, ये हस्ताक्षर किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हस्ताक्षर किए हुए हैं, यहाँ कोई राज्य ये गड़बड़ करता है, यहाँ से भी निकल के मारेगा, यहाँ से भी मारेगा, यहाँ से सब जगह से आगे सुना। यही है मछली के तेल में मछली को जद्दा अदम पश्चिम एशिया, बहरीन के पास फारस की खाड़ी पर, ठीक है। यही है सहायक। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जिसको कहते हो व्यक्तिगत का सिद्धांत, वो गोद लेने का अधिकार से संबंधित। राजा निसंतान मरेगा तो अंग्रेज से अनुमति लेनी होगी कि हम गोद लें या नहीं। अंग्रेज पर डिपेंड करता है कि वो अनुमति देगा या नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जो राज्य अंग्रेज स्थापित किया है, जैसे सतारा, मैसूर, इस सब का राजा अगर बिना उत्तराधिकारी मरता है तो वो फिर उसको गोद देने का अधिकार है, तो सीधा लक्ष्य कर देगा। देखो, नियम बनाने के लिए जो राज्य कभी अंग्रेजों के अधीन
जो राज्य कभी मुगलों के अधीन थे, मुगलों को कर देते थे, अब वे अंग्रेजों के अधीन हैं, अंग्रेजों को कर देते हैं, तो सारे राज्य तो ऐसे ही थे। उस राज्य का राजा अगर निसंतान है, गोद लेना चाहता है, तो अंग्रेजों के परमिशन से ही गोद लिया जा सकता है। अंग्रेज परमिशन देंगे तभी आप गोद लीजिए, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ था हम सामान्यतः परमिशन देंगे, लेकिन दिया नहीं। झांसी निसंतान थे, नहीं परमिशन दिया, नागपुर, जयपुर, संबलपुर, बाघा, अवध, वहाँ तो नवाब अली शाह है, उत्तराधिकारी भी है, उसको भी 56 में ले लिए। आरोप क्या लगाया? खराब शासन, कुशासन, जबकि शासन के लिए जिम्मेवार अंग्रेज थे। कहा कि अब नवाब का शासन बहुत बदनाम हो गया है, अब इसको मिला पता। उनकी इच्छा पर था, वो तो बहाना खोज रहे थे कैसे सबको शामिल, क्योंकि बड़ा बाजार बनाना था, तब वो मार दीजिएगा। कब राजतंत्र के समय में से राजाओं का शासन चलता है, अंग्रेज को परमिशन देते, अंग्रेज क्यों? अंग्रेज से परमिशन क्यों लेना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता था क्योंकि उस राजा पर अंग्रेज का ही अधिकार होता था। अंग्रेज उस पर हावी होते थे, युद्ध में उनको हरा चुके होते थे, उनके राज्य में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा करते थे वो। अब देखो 1765 में बक्सर की लड़ाई, मुगल बादशाह, अब भाई आपके राजा को ही तो हरा दिया, वो मुगल बादशाह को ही हरा दिया। अब तो पूरे भारत पे दावा करेगा ना वो, अब वो मराठा और निजाम को कुछ समझेगा? अब उससे पराजित हो गए हैं मुगल बादशाह। मुल्क किसका? बादशाह का। पराजित हो गए हैं बादशाह, अब क्या समझेगा? सर एक चीज सर, गोद लेने का परमिशन जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल से लेना पड़ता था या ब्रिटिश क्राउन से? गवर्नर जनरल से अपील होती, किसी को मिलता उलता नहीं, राज्य सीधा लैब से। सर मुगल को पूरा देश में कभी शासन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वो शासन किया है? कैसे नहीं किया? दक्षिण कुछ हिस्सा पे नहीं किया, दक्षिण में महाराष्ट्र तक भी किया है, उधर क्यों? केरला को छोड़ के सब जगह किया है। कहीं कहीं जगह पर कहीं बार तो केरला तक का अधिकार भी था उसका। टैक्स लेता था, टैक्स लेता था। आसाम का कुछ रीजन छूटा हुआ था, हिमालयन रीजन कुछ छूटा हुआ था, कारण था जंगल था वहाँ पर, वहाँ क्यों जाएगा वो? कहीं पे अधिकार करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो करना पड़ेगा। लेकिन सर देखते हैं, औरंगजेब को देखते हैं कि मराठा उसमें औरंगजेब की टैक्स नहीं ना देखा। औरंगजेब ही सिर्फ मुगल बादशाह नहीं, और भी तो रहे हैं। अकबर के समय तक मान के चलिए लगभग ठेका दिया था केरला का, जितना अशोक का साम्राज्य था ना, लगभग वही था। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे मराठा, ठीक है। इसका नाम बता